अच्छा ऐसे तो बोलोगे तो मुझे समझ नहीं आएगा, तो मैं ही खुद पूछता हूँ। मुझे आप लोगों की फेस दिख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के, सो मैं जिससे पूछूं वो मुझे हेल्प करो। जानता तो मैं किसी को भी नहीं हूं, अभी हम पहली बार मिले हैं। सो श्लोक हेल्प करना चाहेगा क्या? श्लोक फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज किन्हें बोला जाता है? व्हाट आर फंडामेंटल The क्वांटिटीज? quantities that can be measured, that cannot be measured by some other things. They can be measured by their own system. ऑलराइट, परफेक्ट। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और पे डिपेंड ना करती हो, अनोखी हो, उनको हम फंडामेंटल बोलते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि आपके हमारे इंग्लिश के सिस्टम में जो अल्फाबेट्स होते हैं वो 26 अल्फाबेट है। अब इन्हीं अल्फाबेट को यूज कर करके आप पैराग्राफ लिखते हैं, सेंटेंस फॉर्म करते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ये 26 डिफरेंट लेटर्स क्या हो गए? फंडामेंटल। बट इनकी हेल्प से अगर आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो या कोई ऐसे लिख रहे हो या कोई सेंटेंस फॉर्म कर रहे हो, तो वो सभी क्या हो गए? डिराइव्ड वन। सो फिजिक्स में हम डिराइव्ड क्वांटिटी किसको बोलते हैं? प्रियांशी, प्रियांशी को मेरी आवाज आ रही है? रिएक्शन से तो मुझे लगता नहीं आ रही है। प्रथम, प्रथम से आई थिंक मैं मिला हुआ साइंस सिटी ब्रांच पर। यस सर। यस, तो प्रथम किन्हें हम डिराइव क्वांटिटीज बोलते हैं? The quantities which are dependent on the fundamental quantities. यस, विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से डिराइव करेंगे, उन्हें हम आज से डिराइव क्वांटिटी बोल देंगे। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती है या ना, मतलब कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारे पास? There are only 7 base quantities. बाकी सब quantities जो यस, तो combination मुझे हेल्प कर सकते हो आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? थम्स अप दे सकते हो? ऑलराइट, थम्स अप मिल गए मुझे बहुत सारे। सो या ना, आपने बोला कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो मुझे नेम कर सकते हो वो? length, mass, लेंथ, मास, फिर time, टाइम, electric current, इलेक्ट्रिक करंट, thermodynamic temperature, ये मतलब टेम्परेचर, amount of substance, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, and luminous intensity. यस, लुमिनस इंटेंसिटी। ये होती है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, खुद में ही अनोखी है। बट इनकी हेल्प से मैं बहुत सारी क्वांटिटीज को डिराइव कर सकता हूं। अब इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से भी जो मेन होगी वो ये 3 होने वाली है, लेंथ, मास एंड टाइम। ये 4 भी हमारी है तो फंडामेंटली, पर इतनी यूज में नहीं आने वाली। सबसे ज्यादा जो आएंगे वो होंगे लेंथ, मास, टाइम। अब आपने प्रीवियस क्लास में सर के साथ इनके बहुत सारे टाइप्स देखे थे कि स्पीड के कितने टाइप होते हैं, लेंथ के कितने टाइप होते थे, एक्सेलरेशन के कितने टाइप होते थे। याद है क्या ऐसा कुछ? यस और नो? यस, तो बहुत सारे यस कह रहे हैं। तो यहाँ पर हमने वहां पे डायमेंशंस निकालना सीखे थे। तो मुझे कोई हेल्प करेगा? कौन कर सकता है? धनवी, लेंथ का डायमेंशन क्या हुआ करता है? सर एल। एल। अच्छा, डायमेंशन को लिखने का कोई खास तरीका होता है कि डायरेक्ट एल लिख दो तो चल जाता है? सर ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया है, जिन जिन ने होमवर्क सबमिट किया था और जिन जिन ने भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया है, उनके वहां पर वो पॉइंट कट सकते हैं। तो लेंथ एल रिप्रेजेंटेशन होता है लेंथ के डायमेंशन का। मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मास के डायमेंशन को एम। कैपिटल एम। टाइम के डायमेंशन के लिए किसका रिप्रेजेंटेशन होता है? एस। एस तो उसकी ऐसा यूनिट हुई, सेकंड। डायमेंशन वाइज क्या लिखेंगे? कैपिटल टी। याद आया क्या?
बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल ए। कैपिटल है, गुड। कौन बोला ये? निशित पटेल। ओके निशित। निशित टेम्परेचर का भी बता दो फिर। कैपिटल के स्क्वायर ब्रैकेट। कैपिटल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। Mole. कैपिटल एम गुड, स्मॉल वेरी गुड। एंड लुमिनस इंटेंसिटी? Candela. कैंडिला। CD. अब अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो है वो ये तीन ही होने वाले, लेंथ, मास एंड टाइम। तो अब इसकी हेल्प से हम कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशन निकालना सीखेंगे आज के लेक्चर में। हम ज्यादा फास्ट नहीं जाएंगे, धीरे धीरे चीजों को कॉम्प्लेक्स करेंगे। सो आई थिंक आप सबके पास क्या नोट्स खुले हुए हैं? कुछ के पास है, कुछ के पास नहीं है खुले हुए। ठीक है, जिनके पास नोट्स है मैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करूंगा। उसके कुछ हम डिराइव करते हैं डायमेंशंस, तो आप थोड़ा यूज्ड टू हो। आप में से बहुत सारे को हो सकता है ये लगे सर इतने डायमेंशन क्यों निकलवा रहे हो आप। इसलिए निकलवा रहे हैं क्योंकि सेकंड सेशन का हेडिंग आएगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। अब अगर आप उसको कहीं पर अप्लाई कर रहे हो तो आपको सबसे पहले किस में परफेक्ट होना पड़ेगा कि डायमेंशंस कैसे निकाले जाते हैं, और कुछ डायमेंशंस तो आपको याद ही हो जाने चाहिए बेसिक बेसिक। तो उसके लिए आपको थोड़ा इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा जब तक ये बहुत अच्छा ना हो जाए। उसके बाद आपको साल भर देखने की जरूरत नहीं है, तब तक आप मास्टरी हो चुकी होगी आपकी। सो क्वेश्चन नंबर 6 से मैं स्टार्ट करता हूं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 सर ने डिस्कस किया था कुछ। डिड्यूस द डायमेंशनल, में क्वेश्चन रीड कर देता हूं जिसके पास अभी हैंडी नहीं है नोट्स। डिड्यूस द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट है इम्पल्स। पहला डायमेंशनल फॉर्मूला है इम्पल्स का निकालने का। किसी को पता है इम्पल्स का फॉर्मूला? Force into distance. यस, फोर्स इनटू टाइम। अब उसके लिए तो पहले फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए। कोई हेल्प करेगा क्या? MLT -2। अच्छा, m l रेज टू दी पावर 1 t रेज टू दी पावर -2। इतना छोड़ दूं तो चल जाएगा कि कुछ लगाना बाकी है? स्क्वायर ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाना बाकी है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये MLT -2 कुछ ने तो बोल दिया, ये आया कैसे? तो मैं बोलूंगा आपने न्यूटन भाई साहब ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, F = ma, मा करके याद कराया जाता था, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आपको एक्सेलरेशन और मास का डायमेंशन पता है तो आपको फोर्स पता लग सकता है। अब कोई बोलेगा सर मुझे तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन भी नहीं पता, तो कोई मुझे बताएगा एक्सेलरेशन? अरे मुझे डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है किसी का, प्लीज अगर आपको डाउट ना हो तो आप अनम्यूट करिए अपने आप को। ऑलराइट, सो कोई कह सकता है सर मुझे तो एक्सेलरेशन का भी डायमेंशन नहीं पता है। तो आपने सीखा था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ऐसा होता है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर मुझे वेलोसिटी का डायमेंशन पता है, टाइम का डायमेंशन पता है, तो मैं एक्सेलरेशन का निकाल सकता हूं। अच्छा, फिर कोई मुझसे ये बोल दे कि सर मुझे वेलोसिटी का डायमेंशन नहीं पता, तो मैं बोलूंगा भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप इससे वेलोसिटी का डायमेंशन भी निकाल सकते हो। मतलब आप समझ रहे हो, आपको डायमेंशंस को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। अब जैसे यहां पर मैंने फोर्स को कितना ज्यादा डिवाइड कर दिया, मैं फोर्स का निकालने के लिए मैं डायरेक्ट बेसिक वेलोसिटी तक लेके आ गया आपको, और रादर मैं डिस्प्लेसमेंट तक लेके आ गया। अब हमको पता है लेंथ, डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर किया जाता है? लेंथ में ही मेजर करते हैं। तो लेंथ का डायमेंशन क्या हमने फिक्स किया हुआ है? L। तो यहां पर व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? यहां पर आएगा L, यहां पर आएगा T। तो मैं बोल सकता हूं LT -1। LT -1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। किसी को डाउट है इसमें? मैंने Yes, T sir. नीचे था, टाइम का डायमेंशन कैपिटल T होता है, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया तो उसकी पावर हो गई -1। सर यस, कौन बोल रहा है? पहले नाम बताओ। निशित। निश्चित बोलो।
हाँ सर, उसमें जो हमारे गूगल क्लासरूम में जो फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला के लिस्ट आई थी ना, यस, उसमें फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला था mL(T⁻²). mL(T⁻²). तो सर मतलब इम्पल्स का मल्टीप्लाई बाय टी होगा तो -1 में हो जाएगा। हो सकता है ना, अभी मैंने सिर्फ फोर्स का लिखा है, मैंने कहा इम्पल्स का लिखा है। ओके, अभी हाल मैंने डिराइव नहीं किया इम्पल्स, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको डायमेंशंस रट्टा नहीं मारने। बहुत सारे स्टूडेंट स्टार्ट हो जाएंगे, आज तो साले ये 90 डायमेंशन में रट्टा मार दूंगा, फिर अगर 91 कोई नया आ गया तो अगर आपको कोई भी फॉर्मूला पता है तो आप उसकी हेल्प से डायमेंशन चुटकियों में निकाल सकते हो। ये आपकी जिंदगी में पहली बार टॉपिक आया है तो मे बी आपको लगे कि नया है, बट आज से 2 महीने बाद जब हम आपसे पूछेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला टॉपिक इजी है कि टफ, तो आप बोलोगे सर फद्दू है। तो उस टाइप का कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको इनिशियल मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। इसलिए मैं इसको निकालने के बजाय मैं आपको पहले बेसिक पे लेके गया कि कोई बोले कि मुझे फोर्स का नहीं पता डायमेंशन, तो मैं बोलूंगा क्या तुझे कोई ऐसा फॉर्मूला पता है जो फोर्स का हो, तो उसने बोला यस सर, न्यूटन सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर किसी ने आके मुझे बोल दिया सर मुझे एक्सेलरेशन भी नहीं पता, तो मैं बोलूंगा तुझे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है? वो बोलेगा सर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। किसी ने बोल दिया सर मुझे वेलोसिटी का भी नहीं पता, तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी के फॉर्मूले पे चल जाए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इससे ज्यादा नीचे नहीं आएगा, क्योंकि अब मैं इसको डिवाइड करते करते किसके टर्म्स में लेके आ गया हो, फंडामेंटल के टर्म्स में। अब आप देख सकते हो लेंथ एक फंडामेंटल है तो उसका डायमेंशन लिख दिया L, और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट क्योंकि उसको मैंने ऊपर लिखा है इसलिए पावर लगा दिया -1, तो ये हो गया LT-1, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते वक्त अगर आपकी स्ट्रिक्ट हुई टीचर या हुआ टीचर स्ट्रिक्ट, तो उस केस में अगर आपने ये ब्रैकेट नहीं लगाए तो वो आपके नंबर उड़ा देगा और आप आर्ग्यू नहीं कर पाओगे। अभी तक आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस टीचर के साथ पता ही होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ही मैं सजेस्ट कर रहा हूँ शुरू से ब्रैकेट लिखने की आदत डालना। मे भी कोई टीचर लीनियंट हुआ तो वो नहीं देखेगा, बट आपको लीनियंट टीचर के हिसाब से नहीं पढ़ना है, आपको तो स्ट्रिक्ट के हिसाब से पढ़ना है। हमारे इंस्टीट्यूट के टेस्ट में लिखोगे सब टीचर काट देंगे, सोच के आए थे नंबर पूरे आएंगे और नंबर हो जाएंगे आधे, हर बार आप कट जाएगा। सो किसी को वेलोसिटी के डायमेंशन में तो डाउट नहीं है। अब मैं अगर वेलोसिटी का डायमेंशन यहां पे लिख देता LT-1 और टाइम का डायमेंशन होता है T, तो एक्सेलरेशन का क्या बनता? LT-2। यस, LT-2। ये T भी ऊपर चल जाता तो इसकी पावर भी इसमें काट मत देना कि सर ऊपर भी T दिख रहा है -1, नीचे पावर +1 उड़ा देते हैं, ऐसा नहीं होगा। जब ये ऊपर जाएगा तो इसका नीचे वाले का पावर भी -1 हो जाएगा, तो -1 -2 हो जाएगा, तो वहां पर एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा LT-2। अब क्योंकि मैं एक्सेलरेशन का निकाल के ले आया हूं तो एक्सेलरेशन इनटू मास करूंगा तो फोर्स मिल जाएगा, तो फोर्स का डायमेंशन होता है m, और एक्सेलरेशन अभी निकाल के लाए LT-2, तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया? mLT-2। क्लियर है सबको? थम्स अप दे सकते हो आप, मुझे पता लगता रहेगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। अब निश्चित देख, फोर्स मैंने लिख दिया है, अब मैं टाइम का डायमेंशन लिख रहा हूं T, तो अब फाइनली कंबाइन करने पर यहाँ पे T का पावर 1 है, यहाँ पे -2 है, तो अगर आपने लोअर स्टैंडर्ड में सीखा है बेस सेम हो तो पावर्स एड अप हो जाती है, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा? -1, तो mLT-1, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स। क्लियर है? ऑलराइट, अब दूसरा हम देखते हैं टॉर्क। आई थिंक आपको सर ने डिस्कस किया था, तो टॉर्क में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कर दिया था क्या? नहीं सर, वहीं से बाकी था। वही सब आगे था क्या? चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं, कर देते हैं। कर भी दिया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कर देते हैं। सो यहां पर मैं लिख रहा हूं, पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। देखो एक प्रॉब्लम आपको आ सकती है कि इस चैप्टर में आप बहुत सारी नई नई टर्म सुनने वाले हो,
अब आपको लगेगा सर आप टर्म तो समझा ही नहीं रहे हो, आप डायरेक्टली सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना सिखा रहे हो। तो समझ लो ये जो नई नई क्वांटिटी आप पढ़ने वाले हो वो सिर्फ चैप्टर 2 की नहीं है, वो 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की कंबाइंड है। अब आपको पूरा 11th और 12th साथ में नहीं सिखा सकते हम। तो यहाँ पर अगर आपको लगे कि सर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मीनिंग समझ में नहीं आया, तो एक बार के लिए समझ लेना हमने समझाया भी नहीं है, वो आप चैप्टर नंबर 7 में जाके अच्छे से समझने ही वाले हो। बट अगर आपको इसका मैं फॉर्मूला दे दूं तो आप उसका डायमेंशन निकालने जैसे होने चाहिए। हम सिर्फ इस चैप्टर में आपको चीजों को मेजर करना सिखाएंगे, आपको ये नहीं सिखाएंगे कि वो क्वांटिटी क्या है, वो धीरे धीरे आप सीख ही जाओगे। बट इस चैप्टर का मेन पर्पस है कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूले अगर निकालने सीखने हैं तो आपको फॉर्मूले से कैसे निकालने वो सिखाया जा रहा है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास रेडियस स्क्वायर। यस परफेक्ट, रेडियस का स्क्वायर। अब मास का डायमेंशन क्या होता है? एम कैपिटल एम। और रेडियस का मेजरमेंट तो हम लेंथ में ही करते हैं। Length. यस तो यहाँ पे Length. मैं बोल देता हूँ लेंथ, बट क्योंकि सर पर कुछ लगा हुआ है रेडियस स्क्वायर। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला? एल स्क्वायर। अब यहाँ पे छोड़ मत देना, कॉमन ब्रैकेट में लाके छोड़ना, कॉमन ब्रैकेट में लाके छोड़ना है। अच्छा मैंने बोला था कि ये 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कोई सोफिस्टिकेटेड लोग जो होंगे वो इसको ऐसा लिखना पसंद करेंगे, m⁻⁴, l⁻², t⁻0। ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी सही है। एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज इक्विवेलेंट टू 1। यहाँ पे ये लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये दोनों ही सही रिप्रेजेंटेशन होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन लिखने के लिए। चलो हम और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 है डिड्यूस द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कोई मुझे बता सकता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? Small g. कैपिटल जी। Small g. अरे स्मॉल जी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑलराइट पता लग गया मुझे, बहुत सारे स्टूडेंट को पता है कैपिटल जी इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जिसको लगता था स्मॉल जी है, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नहीं होता है। अच्छा किसी को ये फॉर्मूला पता है क्या? F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। यस सर। कौन सी फोर्स होती थी ये? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था ये। तो अगर मुझे यहाँ पे कैपिटल G का डायमेंशन निकालना है और मुझे पता है कि कैपिटल G इस फॉर्मूले में आता है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली सब्जेक्ट बना दूंगा कैपिटल G को। तो क्या आएगा? F इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। अब अगर मुझे G के डायमेंशंस ढूंढने हैं तो सबसे पहले अब मैं जब डायमेंशन लिखूंगा तो मैं डायमेंशन मोड ऑन कर दूंगा, और मोड ऑन करने का तरीका है G पर लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट। अब फोर्स का डायमेंशन हमने अभी सीखा था mLt-2, तो यहाँ पे लिख दिया m⁻⁴ 1 l⁻⁴ t⁻⁻⁻²। रेडियस का स्क्वायर भी अभी सीखा था, स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया l स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास का क्या होता है? m स्क्वायर। मास इनटू मास है, तो क्या करूं? m स्क्वायर। m स्क्वायर। तो ये फाइनली मेरा कुछ फॉर्मूला बना। अब यहाँ पे छोड़ दोगे तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं ये भी बता देता हूँ, ये जितना सॉल्व करने में इजी लगता है उतना ही स्टूडेंट इसको ग्रांटेड ले लेते हैं, कुछ भी कहीं भी काट देते। जब आप चीजें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तब डेफिनेटली घर पे आप मेरी पॉइंट मार्क करके रखना, आपकी गलती प्लस माइनस लगाने में होगी ही होगी, और उस वक्त याद करोगे कि यस अभिनव सर ने कुछ बोला था। सो अभी हाल यहाँ पे m की पावर डिनोमिनेटर में 2 है और ऊपर 1 है, तो मुझे बता सकते हो न्यूमरेटर में -1 यस 1 - 2 इज -1।
यहाँ पे L का पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, L raised to 3 L raised to 3 और यहाँ पे T raised to -2 -1 थोड़ी -2. so sorry So this is the dimensional formula of gravitational constant. अरे सॉरी कोई बोलने की जरूरत नहीं, गलती करने आए हो गलती करो, बट करते रहो, मुझे पता लगती रहे. So ये इसमें किसी को डाउट है? नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं. लेटेंट हीट. अब साली ये वाली जो हीट होती है उसका फॉर्मूला अभी आपको पता नहीं है. energy upon mass अरे पता है. Heat upon mass. energy अभी ये फॉर्मूला कैसे आया उसको उस पे टेंशन मत लेना, वो चैप्टर नंबर 11 में जाके आप सीखने वाले हो. लेटेंट हीट क्या होती है और इसका फॉर्मूला क्या होता है. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ जो भी है. आस्था. ऑलराइट. सो फॉर्मूला कैसे आया वो नहीं पता, पर अगर मैं फॉर्मूला दे दूं तो निकालना आना चाहिए. तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला, और ये टर्म तो आप इस साल केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे. तो लेटेंट हीट इज इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड बाय मास. अब एनर्जी का डायमेंशन पता है क्या किसी को? Energy equal to work. L square T minus 2. T raised to -2 M square T is to -2. m raised to 1, L raised to 2, T raised to -2. ये हो गया एनर्जी का. और मास का डायमेंशन अभी हमने सीखा m. ये m और ये m क्या करे, उड़ा दे. yes m raised to 0 ये उड़ सकता है. तो बचा क्या है यहाँ पर? L2 T raised to -2. आपको जब आप होमवर्क सबमिट करते हो और किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हो तो आपको हर एक स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे. आपने ऐसा नहीं किया कि सर मैंने तो रफ में निकाल लिया था इसका डायमेंशन और डायरेक्टली आंसर लिख के आ गए. यहाँ पे स्टेप मार्किंग भी होती है. तो अगर आपने यहाँ पे कुछ गलत करा है पर यहाँ तक सही था तो आपको नंबर मिल जाएगा कुछ. बट अगर आपने डायरेक्टली ये लिखा हुआ है और यहीं पे गलती कर दी, पीछे रफ में किया था, रफ से यहाँ पे लाने में गलती कर दी, तो फिर 0 हो जाएगा क्योंकि लिख के इतना है, आपने फॉर्मूला भी तो नहीं लिखा था. तो नंबर किसके देंगे आपको? सो स्टेप मार्किंग होती है. तो इसी तरीके से आपकी स्टेप्स जानी चाहिए. लेटेंट हीट के बाद है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ये भी केमिस्ट्री में बहुत आने वाला है आपको. सो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं पता है क्या किसी को? एनी आइडिया? इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता होगा? कैपिटल R. यस, कैपिटल R. और इसी का फॉर्मूला होता है फोर्स into volume whole upon area into temperature into mole. फोर्स इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोल. बड़ा सारा फॉर्मूला है. अब एक ही में आधी चीजें चेक करवा देगा ये. तो एरिया इनटू टेम्परेचर. अब आपको 1 by 1 सबके फॉर्मूले लिखने आहिस्ता. अगर एक का भी फॉर्मूला गलत लिखा आपने तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी. फोर्स का डायमेंशन m L T raised to L. ये फोर्स आपकी लाइफ में इतनी बार आने वाला है ना. कभी हम लगाएंगे, कभी पेरेंट्स लगाएंगे आपको धक्का पढ़ने के लिए कि इसका डायमेंशन तो आपको याद हो ही जाएगा. ये इतना है कि बहुत बार आने वाला. तो ये तो आपको रट जाना चाहिए MLT -2. अच्छा, वॉल्यूम का डायमेंशन पता है क्या? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, अगर किसी भी वॉल्यूम का देखें तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. तो L इंटू बी इंटू एच. पर तीनों को ही मेजर करने के लिए हम कौन सा फिजिकल क्वांटिटी यूज करेंगे? लेंथ. तो लेंथ इंटू लेंथ मतलब L का क्यूब. L क्यूब. मोल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? मोल. अब क्योंकि मैं डायमेंशन लिख रहा हूं तो मैं क्या लगा दूंगा? स्क्वायर ब्रैकेट. एरिया का डायमेंशन क्या होता है? L square. कट जाएगा. लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया होता है तो L स्क्वायर. और टेम्परेचर का डायमेंशन केल्विन.
बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट फ्लो में टेम्परेचर की जगह भी टी लिख के आ जाते हैं, और जब ऐसा करोगे तो आप इस टी और इस टी को मर्ज कर चुके होगे। ये टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को, और ये टेम्परेचर के लिए था, इसलिए याद रखना टेम्परेचर के लिए टी नहीं आएगा, टेम्परेचर के लिए के आएगा। सो अब चलो फाइनल कैलकुलेशन करते, कितने एम दिख रहे हैं? एक। एक एम लिख दिया मैंने। अच्छा, एल कितने दिख रहे हैं? एक एल इधर दिख रहा है, एल इधर है, एक एल इधर है। L raised to 2. यस, इसका पावर 1, इसका पावर 3, तो ये हो गया 4, और नीचे 2 था तो कैंसिल आउट हो गया। फाइनल एल कितना आया? 2। अब बचा टी, कितने टी दिख रहे हैं? एक ही दिख रहा है तो -2। अब बच गया मोल। इस भाई साहब को भी ऊपर लिख दूं तो मोल रेस टू अगर इसके को भी -1 तो ये बड़ा सारा डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आया? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ऑलराइट, अब एक और बड़ा सारा निकालते, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। आपको सिर्फ ये चीज अगर निकालनी आ गई और ये निकालते निकालते कुछ के तो आपको डायमेंशन रट चुके होंगे, तो आपकी आगे की लाइफ बड़ी इजी होने वाली है। सो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला कौन बताएगा? सर ये आर वाला क्या था? ये आर किसका था? वेट, तो कौन पूछ रहा है आर वाला? नाम है आपका? तनय। ये आर वाला था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आपको फ्यूचर में आने वाला है, केमिस्ट्री में बहुत आएगा और फिजिक्स में भी आएगा। जब तक आप चैप्टर नंबर 13 तक पहुंचोगे वहां पर भी आ चुका होगा। स्टेट्स ऑफ मैटर करके एक चैप्टर होगा केमिस्ट्री में, आपको वहां पर आप इसे पढ़ने वाले हैं ये क्या होता है। अब हम पढ़ते, वेलकम, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। Abhinav, I'd like to interrupt. Dwanit, are you there in the meeting? Yes. So you're not replying to the conversation. Are you taking notes down? Yes, I am taking. Okay. Abhinav sir, you can continue, please. All right. So कोई मुझे पीछे से बता रहा था कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन होता है सर हीट इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एरिया into temperature into time into temperature. आधे तो सोच रहे होंगे सब चल क्या रहा है, ऐसे फॉर्मूले लाइफ में नहीं देखे। सर यस सर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में एरिया नहीं आता है फॉर्मूला में। एरिया नहीं है फॉर्मूला में। हो सकता है मैंने गलत लिख दिया हो। नहीं आता है सर, एरिया है फॉर्मूला में प्रेशर है तो फोर्स अपॉन एरिया हो गया ना। एरिया है सर। हो गया। आपको वहां पे शीट में प्रेशर लिख के दिया होगा, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके सर। तो आप वैसे भी कर सकते हो, बट अभी आपको क्योंकि हमको थोड़ा बेसिक पे ले जाना है इसलिए प्रेशर ना लिख के मैंने प्रेशर का फॉर्मूला लिखा, फोर्स बाय एरिया। ऑलराइट, चलो फिर हीट का डायमेंशन। हीट एक टाइप की एनर्जी होती है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी का ओके ml2 t raised to the power -2, डिस्टेंस L एरिया L square, टाइम T टेम्परेचर K तो नहीं लिखना ना, नहीं टी नहीं लिखेंगे, के लिखेंगे टेम्परेचर के। तो भावनाओं में नहीं बहना है, टी इंटू टी मत करके आ जाना। अब अच्छा कितने एम दिख रहे हैं? no 1 एक। तो मैंने वो एम लिख दिया और उसकी पावर है 1। कितने एल दिख रहे हैं? एक। 3 एक मतलब एक कैसे लिखा एक साला? हो जाएगा। 1
हाँ फाइनल आंसर सही बोले, फाइनल सही बोले कि ये एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कट सकता है, तो फाइनल एक ही है। कितने टी दिख रहे हैं? -1 -3 -1 तो नहीं लिखना है ना? नो सर, -3 इसमें बहुत सारे स्टूडेंट माइनस कर देंगे, मतलब इसको -1 कर देंगे। -1 इसका पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और k raised to -1 दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अगर आप बोलना खत्म हो जाए आपका तो। Sir, any letter that represent coefficient of thermal conductivity? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। Okay, sir. अब अभी यार मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि फिर ये k और ये k कंफ्यूजन में ला देता आपको, तो इसलिए मैंने अभी उसको नाम ही लिखा हुआ है। बट अब जब चैप्टर नंबर 11 में आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का रिप्रेजेंटेशन भी k होता है, और उसको मैं ऐसे लिख देता। अब ये k बड़ा भयानक है। ये k कितने सारे कांस्टेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा 11th 12th में आप काउंट भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको चैप्टर वाइज याद रखना पड़ेगा कि ये चैप्टर होगा तो k ये होगा, वो चैप्टर होगा तो k वो होगा। इसलिए अभी आप अभी आए हो, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत सारी चीजों का नहीं बताया। तो यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो आप k लिख सकते हो, पर ये इसका रिप्रेजेंटेशन है और ये केल्विन है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर। इसमें कंफ्यूज मत होना। हो सकता है आज आपको लग रहा होगा सर ऐसी क्या बात कर रहे हो, नहीं होंगे, पर अगली क्लास में पूछेंगे फ्यूज उड़ जाएगा आपका। तो ऐसा ना हो इसलिए मैंने अभी यहाँ पे ये दोनों चीजें नहीं लिखी थी। क्लियर है? Sir. ऑलराइट, सो किसी को डाउट नहीं है तो ये 7 क्वेश्चन मैंने कर दिया है। अब थोड़ी और चीजों पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था डिड्यूस द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। पहली फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी आपको दे रखी है रेजिस्टेंस। अब ये तो जाना पहचाना है, इसका फॉर्मूला तो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है। किस लॉ के अंदर ये रेजिस्टेंस आया करता था? Ohm's law. अभी ताजी है 11th की 10th की फिजिक्स। ओम्स लॉ कहता था V इज इक्वल टू आई आर, ऐसा होता था। Yes, sir. तो यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V by I. देखो मैं कभी कोई चीज में गलती से गलत लिख दूंगा, कोई चीज में जान करके गलत लिख दूंगा। आपको चेक करना है कि मैं सही हूँ, और चेक करे बिना मत बोलना। जबरदस्ती चीजें गलत मत निकाल लो, सर गलत ही लिखो। पहले खुद क्रॉस चेक कर लेना, फिर मुझे बताना, तो मैं हो सकता है वो चेक आपको भी करवाता रहूं। ये तो क्लियर है? व्हाट इज V? Work upon charge. W by Q. Potential difference. W by Q. Potential difference. Potential difference. W upon Voltage. हाँ ठीक है, मैं बोलता हूँ। Voltage. हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज होता था। अब इसका फॉर्मूला आप 12th स्टैंडर्ड में जाके पढ़ोगे कि इसको भी आप क्या लिख सकते हो? वर्क डिवाइडेड बाय Charge W by Q. Charge up into current. Current. वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, और नीचे और क्या है? करंट। Current. ऑलराइट, अब आप मुझे बताओ कि वर्क का डायमेंशन क्या होता है? ml square t raised to -2. T minus 2. m raised to 1 l raised to 2 t raised T raised to to -2। -2. चार्ज का डायमेंशन पता है क्या? छोड़ो, अरे अब मैं पूछता हूँ खुशी शाह, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट? आप वापस से म्यूट हो चुकी है। मैं जिससे जब पूछूं तब आंसर वही करेगा। जब मैं नॉर्मल सबके लिए बोल दूं तब करते रहना, पर जब मैं जिससे पूछूंगा आंसर वही करेगा। तो करंट का डायमेंशन होता है A। अब
आपको अगर चार्ज का डायमेंशन ढूंढना हो तो 10th स्टैंडर्ड के अंदर आप एक फॉर्मूला पढ़ते थे कि करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, ऐसा होता था क्या? Yes. तो व्हाट इज Q इज इक्वल टू I इंटू टी। अब करंट के लिए हम A यूज करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, और टाइम के लिए कैपिटल T। तो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज? A इंटू टी। यहां पे रख सकते हैं हम। अब फाइनल कितने एम दिख रहे हैं? एक दिख रहा है। कितने एल दिख रहे हैं? और उसकी पावर है 2। कितने टी दिख रहे हैं? T raised to minus 2. 2 टी दिख रहे हैं। एक का पावर -2, एक का पावर है 1, तो फाइनल पावर कितना होगा? -3. कितने ए दिख रहे हैं? -2. दो दिख रहे हैं, ऊपर जाएगा तो -2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। किसी को डाउट है इसमें? है ना? ठीक है, सो नेक्स्ट हम चल सकते हैं कैपेसिटेंस पे। एक और भारी वर्ड, कैपेसिटेंस। कभी किसी ने कैपेसिटेंस देखा है रियल लाइफ में? Yes, sir. आपके घर पे जो फैन चल रहा होता है वो बहुत बार ऐसा फील आएगा कि सर 5 की फिर उसकी स्पीड 5 कर रही, फिर भी बड़ा स्लो चल रहा है। तो फिर आपको इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ता है, और इलेक्ट्रीशियन कुछ करेगा नहीं, आके उसके अंदर का कैपेसिटेंस चेंज कर देगा, तो वापस से तेज चलने लग जाएगा। तो इसके बारे में आप 12th स्टैंडर्ड में सीखोगे। सो वर्क चार्ज का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Charge Charge square upon Charge square divided by चार्ज स्क्वायर बाय फोर्स। अब चार्ज अभी थोड़ी देर पहले ही लेके आए थे हम। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? A इंटू टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। और वर्क का डायमेंशन ml square T raised to minus 2. ml square T raised to minus 2. जो बार बार ये डायमेंशनल फॉर्मूले बोल के कर रहे हैं ना, उनको आज मीटिंग के एंड में आधे से ज्यादा डायमेंशन जो हमने यूज करे वो याद हो जाएंगे। वर्क का, फोर्स का, चार्ज का। तो कितने एम दिख रहे हैं? M raised to minus 1. यस, m raised to -1 ऊपर चले जाएगा। तो कितने एल दिख रहे हैं? -2। टी के लिए क्या करोगे? T raised to 4. T raised to 2. T raised to 4. T raised to 4. T raised to 4 कैंसिल नहीं कर सकते हम। ये -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। A raised to 2. T square. The dimension of capacitance. Yes. This is the dimensional formula of capacitance. अब आप यार देख सकते हो कि जितने डायमेंशनल फॉर्मूले हमने निकाले उसमें सबसे ज्यादा आने वाली टर्म कौन कौन सी है? MLT। ये ऑलमोस्ट सब डायमेंशनल फॉर्मूले में आ रहे हैं। इस वजह से हम बोलते हैं कि हम पढ़ते तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, पर सबसे ज्यादा जो यूज करेंगे वो ऊपर की 3 ही होने वाली है, MLT। नीचे वाली तो ओकेजनली आती रहेगी, इसलिए भूलना उनको भी नहीं है। सो ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 9। सर। यस सर, हम चार्ज को इजीली याद रखने के लिए करंट इनटू टाइम ले ले तो? चार्ज को इजी याद रखने के लिए करंट इनटू टाइम, तो वही हमने लिया है ना। ओके। वैसे ही देखो, आपको जैसे मुझसे तुम पूछोगे व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, तो मैं ये नहीं बताऊंगा आपको, मैं डायरेक्टली आपको बता दूंगा सर
मुझे पता है a इंटू टी होता है, बट क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो, मैं तो बहुत बार कर चुका हूँ, इसलिए अगर आप कभी भूल जाओ तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको मगअप नहीं करना है। आपको पता है 11th 10th स्टैंडर्ड में आपने करंट का फॉर्मूला पढ़ा था चार्ज के टर्म्स में, तो ऐसा कोई फॉर्मूला याद करो जिसमें चार्ज आता हो। ऑटोमेटिक चार्ज को सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको आपका डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा। तो भूल जाओ तो इस टाइप से डिराइव कर लेना, अदरवाइज याद रह जाए तो बात ही नहीं है। और ईयर के एंड तक, अभी 2 महीने के बाद ही आपको हर चैप्टर में जब आप फिजिकल क्वांटिटी पढ़ोगे तो वहां पे उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी पढ़ोगे, तब तक आपको बहुत सारे याद हो चुके होंगे, मगअप हो चुके होंगे। यस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कैसा है पता नहीं चला। अब मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि कोई भी फॉर्मूला कैसे आया वो आज नहीं सिखाया जाएगा, वो सिखाया जाएगा आपको जब उस चैप्टर में जाके आप पढ़ोगे। कैपेसिटेंस आपकी पूरी 11th स्टैंडर्ड में नहीं आने वाला है, वो 12th में आएगा। तो आपको सर डिराइव कैसे हुआ वो पता नहीं चला, नीचे जो आया वो। अच्छा, हाँ ठीक है, वो बता सकते हैं। चार्ज के लिए आपका डायमेंशन क्या होता था? 80 होता था। यस सर। तो अगर यहाँ पे चार्ज का स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ये प्लस है। हाँ, अब वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आपने पढ़ा है, m रेस टू 1 l रेस टू 2 t रेस टू -2। यस सर। तो अब देखो, अगर m को मैं पहले लिखता हूं, अब m ऊपर तो था नहीं, नीचे है, तो मैं उसको ऊपर लेके गया तो उसका पावर क्या हो गया? -1। यस सर। l ऊपर नहीं था, इसको ऊपर लेके गया तो क्या हो गया? -2। अब t ऊपर भी था और t नीचे भी था, तो ऊपर का पावर 2 है, नीचे का पावर -2 है, तो जब -2 ऊपर जाएगा तो वो बन जाएगा +4 और a स्क्वायर है, तो ये आ गया डायमेंशनल फॉर्म। क्लियर है डाउट? ओके सर। यस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 क्वेश्चन बोलता है, शो दैट द एंगुलर मोमेंटम हैज सेम फिजिकल यूनिट्स एज प्लैंक्स कांस्टेंट h, which is given by the relation E is equals to h into nu। अब आपको लगेगा सर क्या बोल दिया इस क्वेश्चन में, तो आपको क्वेश्चन में बोला है प्रूफ करो कि एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट, ये जो h यहां पर है, आप फ्यूचर में पढ़ोगे, इस h को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका डायमेंशन और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको इसका डायमेंशन निकालने के लिए क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला दे दिया, E h न्यू के बराबर होता है। किसी को पता है ये न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। वाह, पता है, फ्रीक्वेंसी। तो अगर मुझे इसका डायमेंशन निकालना हो h का, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले h को सब्जेक्ट बनाओ, दैट इज एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। सही सब्जेक्ट बनाया मैंने? यस सर। अब एनर्जी इतनी देर से हम बोले जा रहे हैं, एनर्जी का डायमेंशन m l 2 t रेस टू -2। कोई मुझे बता सकता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशन नहीं, फॉर्मूला। t पावर -1 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो अगर 1 अपॉन टाइम पीरियड उसका फॉर्मूला होता है और टाइम का डायमेंशन t होता है, तो ऊपर जाके फ्रीक्वेंसी का क्या बन जाएगा? t रेस टू -1। परफेक्ट। तो अब मुझे बताओ फाइनल आंसर क्या आया? m रेस टू 1 l रेस टू 2 t रेस टू -1। परफेक्ट। अब ये तो आया h का डायमेंशन। अभी मुझे किसका निकालना और बाकी है? एंगुलर मोमेंटम। कोई मुझे बताएगा? किसी को पता हो तो एंगुलर मोमेंटम का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? अगर कभी गलती से देख लिया हो अभी तक, लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस नहीं, सिर्फ कैपिटल एल, मोमेंट ऑफ कैपिटल एल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ये लेंथ नहीं है, हाँ, ये एंगुलर मोमेंटम का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे यहाँ पर कैपेसिटेंस का C होता है, इम्पल्स का I होता है, कोएफिशिएंट का मैंने थर्मल कंडक्टिविटी का K बताया था, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का R बताया था, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम का L होता है। फॉर्मूला में हेल्प कर देता हूं आपकी। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, MVR। चैप्टर 7 में जाके आप सीखने वाले हो रोटेशनल मोशन में। बट अगर मैंने आपको MVR दे दिया तो आप मुझे बता सकते हो
L का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m raised to 1 L square t raised to -1. ठीक है, मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रहा हूं सबको अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करने के लिए कि MVR निकालो, और जब मैं अपना निकाल लूं तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो आपने सही निकाला कि नहीं निकाला। बोलेगा कोई नहीं, सिर्फ निकाल के रखो, फिर जो मैं करूंगा उससे क्रॉस चेक कर लेना। फॉर्मूला आपके सामने। सर ये एक बार रिपीट करो तो ऊपर का। ऑलराइट, हमको एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन निकालना है L का। उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। अब आपको इन तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले में आज यूज कर चुका हूं, आपको फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है और मुझे कॉपी में लिख के रखना है। जब मैं करूंगा तो क्रॉस चेक करना है सही हो कि नहीं। नहीं सर, ये जो E वाला लिखा ना वो समझ नहीं आया। E इक्वल्स टू, चलो तो बाकी सब जब तक ये कर रहे हैं तब तक मैं आपको समझा देता हूं कि H, ये फॉर्मूला, ये आइंस्टाइन का नाम सुना है क्या? सुना है क्या आइंस्टाइन? गालियां भी दी होगी। तो बेसिकली आइंस्टाइन बाबा का ही एक ये फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू एच न्यू। बड़ा फेमस फॉर्मूला है ये, आप अभी पढ़ने वाले हो थोड़े टाइम में, केमिस्ट्री में भी आएगा और फिजिक्स में भी। उसमें इस H को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स करके एक, मैक्स प्लैंक करके एक साइंटिस्ट थे, उनके ऊपर से ये कांस्टेंट बना हुआ है, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्वेश्चन में बोला है कि ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है प्रूव करो कि इसका डायमेंशन और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन सेम होना चाहिए। अब मैंने क्वेश्चन में ये हेल्प कर दी कि आपको H के लिए तो ये फॉर्मूला दे दिया, तो मैंने H को सब्जेक्ट बनाया E/ν। अब एनर्जी का डायमेंशन होता है mL2T-2, और फ्रीक्वेंसी का क्योंकि फॉर्मूला टाइम 1 टाइम पीरियड होता है तो डायमेंशन हो जाएगा T⁻⁻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 ⁻
डाउट किसका था ये? समझ आ गया। आ गया ना? नाम तो बता ही सकते हो आप। तनय हम अभी धीरे धीरे मिलेंगे, अभी बहुत सारे सभी नए हैं मेरे लिए, कुछ कुछ को जानता हूँ मैं फेस वाइज, जो साइंस सिटी है इधर मुझे दिखे हुए हैं। ऑलराइट, सो अब मैं निकाल रहा हूँ एल का डायमेंशन, वो है m, वेलोसिटी होता है LT-1 और r होता है l, तो फाइनल हो गया m l⁻², t⁻⁻1। क्या सभी का ये आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड, पता लग गया मुझे। अब देख सकते हो आप कि h का डायमेंशन फॉर्मूला और l का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आया। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that these two quantities are dimensionally equal, h और l। कोई डाउट है किसी को? yes or no? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No. और कर सकते हैं। Sir, in Yes. this question we don't have to find the units. No, उन्होंने आपको ऐसा बोल रखा लिस्ट हैज सेम फिजिकल यूनिट, तो अगर उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो यूनिट भी सेम ही आएगी। Okay, तो thank अभी क्योंकि हम डायमेंशन के अकॉर्डिंगली एक सेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने डायमेंशन से बताया। आप यूनिट भी निकाल सकते हो, एनर्जी का यूनिट निकालो, फ्रीक्वेंसी का निकालो, आप देखो कि सेम निकल जाएगा। Okay, thank you. क्वेश्चन नंबर मैं 9 के बाद डायरेक्टली 12 करवा रहा हूँ। 12 क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, किसी को डाउट है? Sir, I was asking that in that homework sheet, in many of the questions, at the end of the question in the hint section, the formula was given. Formula. सॉरी, मैं डिस्टर्ब करूंगा, मतलब बीच में आपको रोक रहा हूँ, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, किससे मैं बात कर रहा हूँ? रुक जाइए, आप मुझे चैट में लिख के भेज सकते हैं। बात कर रहे हो तरन, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो जो भी आपका डाउट है, कैन यू राइट दैट इन द चैट? अब चैट में लिख दो, मैं ले लूंगा। इज इट ओके? ओके, नो रिप्लाई मतलब ओके। सो तब तक सब क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं। de Broglie wavelength is given by the relation
लैम्डा इज इक्वल टू, आपको एक रिलेशनशिप दिया, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ, m स्टैंड्स फॉर मास, v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, एंड h क्या होगा? प्लैंक्स कांस्टेंट। अभी ऊपर ही बात किया। आपको बताना है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। अब वापस से प्लैंक्स कांस्टेंट के ही डायमेंशन ढूंढना है, बट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आपको आएगा फ्यूचर में, उसका चिंता मत करो। अभी हाल सिर्फ अगर मुझे h को सब्जेक्ट बनाने को बोल दिया जाए तो क्या ऐसे सब्जेक्ट बनाया जाता है? लैम्डा mv। अब अगर मुझे h के डायमेंशन ढूंढने हैं तो सबसे पहले कर दिया डायमेंशन मोड ऑन। अब लैम्डा को वो बोलते हैं वेव लेंथ, तो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेव लेंथ? एल। वेव लेंथ आपने सुना है 9th स्टैंडर्ड साउंड चैप्टर में कि एक वेव अपनी कंप्लीट साइकिल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। मास का डायमेंशन है m और वेलोसिटी का डायमेंशन है LT टू माइनस 1। तो अब फाइनल हो गया m l रेज टू 1 + 1 2 t रेज टू -1। देखो वही आ गया घुमा फिरा के, तो सेम ही क्वांटिटी का डायमेंशन निकाला बट बाय यूजिंग 2 डिफरेंट फॉर्मूलाज। अब ये मुझे पता है, आपको दे रखे इस चैप्टर के हिसाब से उन्होंने दे दिए, फ्यूचर में आपको पता लगने ही वाला है। अच्छा, मुझे तरल का मैसेज आया है, सर इन दैट होमवर्क शीट 2.1 इन द एंड ऑफ द मेनी क्वेश्चन formulas of quantities were given in the HUD section. So in examination also they give formula like this. So इसके लिए मैं कहूंगा कि आपको बेसिक फॉर्मूलाज तो याद होने चाहिए, बट जब तक आप चैप्टर 2 का ही डायमेंशन चैप्टर का टेस्ट दे रहे हो तब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलेज के हिंट आपको दिए जाएंगे। बट तरल, ये जितनी भी मेहनत हम कर रहे हैं आज, ये मेहनत डायरेक्टली एग्जाम में कभी भी नहीं पूछी जाती। आपको इसका पूरा यूज सेकंड सेशन में आने वाला है। जब आप एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पढ़ेंगे तब आपको इनके डायरेक्टली डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने रहेंगे। बट अगर इस तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला पूछ लिया उन्होंने जो आज हमने किए, तो डेफिनेटली वो आपको ये फॉर्मूला देंगे एग्जाम में, तो आप निकाल पाए। सो क्या तरल का डाउट क्लियर है? डाउट क्लियर है तो थम्स अप या समथिंग कुछ भेज सकते हैं हमें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। सो आज का तो हमारा टाइम हो चुका है। आपको 2.1 का ये होमवर्क दिया गया था प्रीवियस क्लास में, तो आपने अगर सबमिट कर दिया हो तो अच्छी बात है। आप सभी को एक मैसेज मिला होगा आपके ग्रुप पर कि आपको होमवर्क किधर सबमिट करना है। सो प्लीज गूगल क्लासरूम में आप स्ट्रीम सेक्शन में अपना होमवर्क नहीं डालोगे। मोस्ट ऑफ दी साइंस सिटीज स्टूडेंट ने अपना होमवर्क स्ट्रीम सेक्शन में डाला है। वहां पे डालने का प्रॉब्लम ये होगा, हम वहां पे आपको ग्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, चेक नहीं कर पाएंगे, सिर्फ देख पाएंगे। तो आपको जैसे वो वीडियो में मैंने स्टेप्स बताए हैं, आपको उन स्टेप्स में जाकर होमवर्क वहां पे अपलोड करना रहेगा। हमारी टीम आपका होमवर्क चेक करके आपको जल्द ही अगली, हमारी पूरी पॉसिबिलिटी, मतलब हम पूरी मेहनत करेंगे कि अगली क्लास से पहले आपको मिल जाए आपका होमवर्क। सर इसमें दूसरे डाउट्स थे तो वो इसी सेशन में नहीं, होमवर्क में जो डाउट्स, होमवर्क में 2 और डाउट्स थे इसलिए। ऑलराइट, होमवर्क मैंने इसी सेशन का दिया था हमने, तो आपको अभी जो क्वेश्चन हमने किए उसके अलावा कोई क्वेश्चन में डाउट है? हाँ सर। कौन सा क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन 11 का सेकंड और थर्ड पार्ट, यंग्स मॉड्यूलस और सरफेस टेंशन। ऑलराइट, यंग्स मॉड्यूलस और सरफेस टेंशन। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इसके भी। इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या यंग्स मॉड्यूलस का? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। फोर्स अपॉन एरिया। यंग्स मॉड्यूलस को बोला जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है y से, और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अच्छा, फोर्स अपॉन एरिया कौन बोल रहा है? ऐसा नहीं, तरल।
तरल, तरल आप सही हो। अगर मैं आप डायरेक्टली इसको फोर्स अपॉन एरिया लिख सकते हो, बिकॉज लास्ट लेक्चर में आपने सीखा होगा स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस। यस, स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो अब डायमेंशन बचा किसका? स्ट्रेस का। स्ट्रेस का, फोर्स और अपॉन स्ट्रेस एरिया। को कोई कोई लोग प्रेशर भी बोलते हैं। ये आपको पता है क्या? स्ट्रेस और प्रेशर एक ही बात होती है, अभी आप ये मान सकते हो, आपको ये चैप्टर 9 में पता लगेगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले हमें किसी ने बताया था, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन होता है ml/2 और एरिया होता है L स्क्वायर। ml -1 t-2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस। क्लियर है? ये किसका डाउट था? यस सर, क्लियर है। ऑलराइट, और कौन सा बोल रहे हैं आप? सर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को S और T से रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं और नाम भी लिख सकते हैं। अगर आपको रिप्रेजेंटेशन में किसी की दिक्कत हो, क्योंकि अभी तो पता ही नहीं है, तो आप डायरेक्टली नाम लिख दो, चल जाता है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय फोर्स अपॉन लेंथ। अब क्या निकल सकता है क्या? हाँ आप डायरेक्टली यस सर, यस सर। यस ना, तो ये तो आप कर सकते हो। ऑलराइट सर, तो आज हम यहीं पे हमारी मीटिंग ओवर करते हैं, क्योंकि अभी इसके बाद ही हमारी नेक्स्ट मीटिंग भी है। यस यस, कौन है? सर क्वेश्चन 10th के 4th पार्ट में भी डाउट था, स्पेसिफिक क्वेश्चन नंबर 10th, यही क्वेश्चन के 4th पार्ट। अच्छा, स्पेसिफिक हीट। यस सर। और स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हीट अपॉन मास इनटू टेम्परेचर, ये फॉर्मूला होता है। तो हीट का डायमेंशन अभी हमने यूज किया, मास का भी यूज किया, टेम्परेचर का भी यूज किया, निकल सकता है स्पेसिफिक हीट का? यस सर। निकल जाएगा पक्का? यस सर। ऑलराइट Sir, here dimensions of energy, heat and work are same. यस, क्योंकि एनर्जी, हीट और वर्क तीनों ही सेम चीज होती है, तो डायमेंशन वाइज तीनों सेम है। तो अगर आपको एक का भी याद है तो आपको सब याद रह सकते हैं। हीट, वर्क, एनर्जी तीनों एक ही चीज होती है। वर्क डन एक टाइप की एनर्जी है, हीट भी एक टाइप की एनर्जी है। या आपको धीरे धीरे आगे और पता लगेगा, पर अभी के लिए अच्छी बात है कि अगर आपको हीट का याद है मतलब आपको वर्क का भी याद है, मतलब आपको एनर्जी का भी याद है। Sir, one doubt. Yes. Sir, is there any form of energy whose dimensional value is not m l raised to 2 and t raised to -2? हाँ, सरफेस एनर्जी पता है क्या आपको? Sir. इसलिए मैंने नहीं बताया। 10th चैप्टर में जाके आप पढ़ोगे सरफेस एनर्जी, जिसका डायमेंशनल ये एक्सेप्शन है। बोलता तो एनर्जी है पर एनर्जी है नहीं, सरफेस एनर्जी का डायमेंशन कुछ और निकलेगा, वो भी आपको बताया जाएगा वहां पर। डायमेंशन लेस है वो तो सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी इज अ डायमेंशन लेस। यस। कहाँ पे पढ़ा? शायद कपिल सर ने बोला था। नहीं, ऐसे थोड़ी ना, कोई प्रूफ तो देना पड़ेगा डायमेंशन लेस होने का। ऐसे थोड़ी ना, शायद बोला था। चलो आज टास्क के नेक्स्ट क्लास में देख लेना, अगर डायमेंशन लेस मिले तो मुझे बता देना, और अगर ना मिले तो हम बात ही नहीं करेंगे, हम समझ जाएंगे आपको पता लग गया। ओके, ऑलराइट, बाय बाय एवरीवन। यस यस, कौन आया? सर क्वेश्चन 9 में एक डाउट था जो आपने आगे करवाया। ऑलराइट, बोलिए। सर उसमें आपने E=hv लिखा था, उसमें v को फ्रीक्वेंसी लिया था और बाद में एक्चुअली नीचे वो v नहीं है, उसको v नहीं बोलते। v तो होता है ऐसा, ये होता है न्यू, ये थोड़ा सा मोड़ देने का होता है ऐसा। ओके, तो क्योंकि v वो होता है टाइपिंग में वेलोसिटी v के था। लिए। हाँ। ये तो फ्रीक्वेंसी, इसको बोला जाता है न्यू। ओके 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 सर। ऑलराइट, और किसी को कोई डाउट है? नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय एवरीवन। आई होप आपको जितना बताया वो समझ आया होगा और आप और प्रैक्टिस के साथ आएंगे नेक्स्ट क्लास में।
ऑल राइट, तो लीना मैम आप